आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराए गए कक्षा 10 के जैक बोर्ड के मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल सेट 1 का यानी 5 में से 1 नंबर सेट का बी सेक्शन यानी जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 8 प्रश्न, उनका डिस्कशन करेंगे। मैं रूपेश कुमार RK+2 स्कूल हिरनपुर पाकुड़ में सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करें। तो जो हमारा सेक्शन बी में सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुतों परीक्षा में पूछा गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताओ। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताओ। तो जान ले हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये जालियांवाला बाग है कहाँ पे, पहले 2-4 को मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लीजिए। जालियांवाला बाग हमारा अमृतसर में है। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर में जो जनरल डायर द्वारा गोली चलवाया गया, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए। इस नृशंस हत्याकांड को हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो क्या चीज है, रॉलेट एक्ट यानी सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो कठोर कानून बनाया गया था, जब वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होकर आ गया, उस कानून को कहते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट। उसके विरोध में पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। उन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक सभा का आयोजन किया गया। हालांकि इससे पहले पूरे पंजाब में या अमृतसर शहर में कैंप मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। तो सैनिक प्रशासक आया वहां पे जनरल डायर, ठीक, और जनरल डायर उस सभा को अवैध घोषित कर दिया और वहां गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए, सैकड़ों लोग। यानी सरकारी आंकड़ा कहता है उसमें अंग्रेजों का हमारा कि 379 लोग मारे गए। मारे तो इससे कई गुना ज्यादा गए, मतलब 4-5 गुना ज्यादा गए। तो ये जो मारे गए इस नृशंस हत्याकांड को हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। बाद में सरकार पर जब दबाव पड़ा तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग को यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक, रिंडरपेस्ट क्या था और यह कहां फैला था, जानिए। रिंडरपेस्ट पशुओं में जैसे आदमी में होता है प्लेग, महामारी था, गांव का गांव साफ हो जाता था पहले, अब उस तरह का कम फैलता है प्लेग। तो बोला ये जो पशुओं में फैलने वाला प्लेग की भांति का बीमारी था, जो कहां पे फैला, तो अफ्रीका में 1890 के दशक में फैला और वहां हजारों पशु मारे गए। तो जब वहां पे लोग पशुओं पर ही जीविका आधारित था, तो लोगों का आजीविका मान ले गाय का दूध आदि आदि से सामान से बैल जोतते हैं, खेत जोतते हैं, वो सब जब उसका रोजी रोजगार चौपट हो गया, तो क्या हो गया, अफ्रीका वासी जो यूरोपीय लोग चाहते थे कि हमारा मजदूरी पर काम करे, वो मजदूरी पर काम करने के लिए आश्रित हो गए। और जब वो करने लगे तो यूरोपियों को वहां विजय में बहुत ज्यादा मदद मिली। यानी रिंडरपेस्ट पशुओं में फैलने वाला बीमारी था, 1890 ईस्वी में अफ्रीका में फैला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। सतत पोषणीय विकास है ना, सतत मतलब लगातार, ऐसा जो पोषण हो सके यानी लगातार चल सके, विकास इस प्रकार का हो। तो यानी सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हो। यानी ऐसा हो जो वर्तमान में तो विकास हो रहा है, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे। मान लिया अभी हम लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली हम लोग के यहाँ ज्यादातर बन रहा है कोयला जलाकर, ठीक। तो ऐसा नहीं हो कि हम लोग सारा कोयला समाप्त कर दिए अपने जिंदगी में, मान लिया, और हम 25 साल 30 साल में सब समाप्त कर दिए, तो जब आप बड़े होंगे तो आपको ऐसा नहीं हो जाए
कि ये पूरा विनाश का प्रक्रिया हो जाए, विकास ऐसा हो जो लगातार हो सके। या मान ले हम लोग सब गाछ काट दिए तो आपको सांस लेने में बाद में दिक्कत हो जाए, ऐसी प्रक्रिया न हो, यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए विकास हो जो कि लगातार चलता रह सके। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग सतत पोषणीय विकास। अगले 34 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 34 नंबर में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। जानिए, उद्योगों का अवस्थिति मतलब उद्योग कोई भी लगाएंगे, आप ऐसे समझ कर रखिए, मान ले कोई कारखाना लगा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल बनाने का, लोहा इस्पात बनाने का, सीमेंट का, तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला दो कारक है। दो कारक क्या क्या प्रमुख कारक है हमारा, भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक, मान लीजिए आप लोहा इस्पात का कारखाना लगा रहे हैं, छोटा सा, कोई भी मोमबत्ती का ही कारखाना लगा रहे हैं, जो भी लगाएंगे तो मोम तो चाहिए हमको मोमबत्ती के लिए, यानी कच्चा माल। भौतिक कारक में क्या क्या प्रमुख है, तो कच्चा माल का उपलब्धता, उसको कहते हैं कच्चा माल। जो मान आपको मोम चाहिए, मोम कारखाना बना दिए, फैक्ट्री बना दिए, लोहा इस्पात का बना, चलेगा अपने, या तो हम डीजल से चलाएंगे, पेट्रोल से चलाएंगे या बिजली से चलाएंगे। तो ये शक्ति का साधन चाहिए, एक हमारा महत्वपूर्ण है ना, जो हमारा कारक है उद्योगों का अवस्थिति के लिए। जलवायु अनुकूल हो, ऐसा नहीं एकदम ठंडा प्रदेश में लगा दिए जहां पर कि लोग मर जाए, तो ऐसा नहीं हो। और मानवीय कारक में क्या चीज है हमारा, मानवीय कारक में है हमारा कि मान लीजिए वहां पर जहां फैक्ट्री हम लगा रहे हो, कोई भी उद्योग स्थापित कर रहे हो, तो हमको सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना चाहिए। जाने हम लोग का भारत में सस्ते श्रमिक उपलब्ध है, इंजीनियर उपलब्ध है, तो भारत में बहुत सारा काम होता है, भारतीय इंजीनियर जाकर विदेशों में, अमेरिका में आदि में काम करते हैं। तो यानी श्रमिक सस्ता होगा तो क्या होगा, उत्पादन लागत कम होगा, तो जब उत्पादन लागत कम होगा तो माल आसानी से बिकेगा। संचार का बढ़िया साधन हो, ऐसा नहीं हो कि मोबाइल बार बार ऑर्डर दे रहे हैं, बीच बीच में कट जा रहा है ना, पैसा भेजे बीच में लटक गया गूगल पे पे। परिवहन का बढ़िया साधन हो, परिवहन यानी यहाँ पे जो मान लीजिए आ रहा है कच्चा माल, वो लाया जाए, बढ़िया रोड हो, ऐसा नहीं रोड गड्ढा में तब्दील हो गया, या ट्रेन से ला रहे हैं या प्लेन से ला रहे हैं या जलमार्ग से ला रहे हैं, जो भी, तो परिवहन का बढ़िया साधन हो, और पूंजी बैंक आदि का भी उपलब्धता हो या सुविधा सुनिश्चित हो। ये सब हमारा उद्योगों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। एक बार फिर से दोहरा दें, उद्योगों को प्रभावित यानी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन, अनुकूल जलवायु, मानवीय कारक में सस्ता श्रमिक की उपलब्धता, संचार और परिवहन के साधन, बैंक की सुविधा आदि। अगले नंबर पे आते हैं हम लोग। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन से आप क्या समझते हैं, और भारत के किसी एक राज्य का नाम बताइए जहां गठबंधन सरकारें कार्यरत है। तो जानिए, गठबंधन जैसे पति पत्नी का गठबंधन सुने होइएगा, जब शादी होता है तो गांठ बांध देते हैं दोनों का, मतलब साड़ी और उसका धोती में गांठ बांध या चादर में, क्योंकि ये गांठ बांधने का मतलब हुआ कि दोनों इस प्रकार से जुड़ गए कि वो एकाकार हो गए, एक ही प्रकार से चलेंगे। उसी प्रकार से जब हमारा बहुदलीय व्यवस्था होता है, जैसे अपने यहाँ है, तो बहुदलीय व्यवस्था में जब अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है, यानी जुड़ जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन या मोर्चा कहते हैं, ठीक ना, गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। और अगर वो जीत कर सरकार बना ले तो ऐसी सरकार को हम लोग क्या कहेंगे, गठबंधन सरकार। अब जानते हैं अपने यहाँ भारत के झारखंड में गठबंधन सरकार है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का, यानी जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन सरकार है, ठीक है, झारखंड में। अलग अलग बिहार में चले जाएंगे तो बिहार में भी गठबंधन सरकार, यहाँ लिख नहीं रहे हैं, बिहार में गठबंधन सरकारें हैं जैसे बीजेपी और जेडीयू का। तो ये भारत के कई राज्यों में वर्तमान समय में गठबंधन सरकारें कार्यरत है। अगले क्वेश्चन पे आए हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36, लोकतांत्रिक सरकार के 3 गुण बताइए। ठीक, तो जानिए, लोकतांत्रिक कोई भी सरकार जहां भी होगा, लोकतांत्रिक का मतलब ही हुआ कि सरकार का चुनाव जो है वो जनता द्वारा किया जाता है, ठीक, तभी तो लोकतंत्र है। तो यानी सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, लोगों द्वारा। हम लोग मत देते हैं,
मत देकर अपने उम्मीदवार चुनते हैं और वही सरकार चलाते हैं। सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। मान लीजिए कोई निरंकुश सरकार होता, अलग अलग प्रकार का है, मान लीजिए हिटलर से तानाशाह सुने, तो क्या करेगा, कोई कुछ बोल रहा है उसका बात नहीं सुनना है, जो मेरा है मैंने हिटलर का जो मन आया वही काम करेंगे। सरकार वैसे काम करती। लेकिन अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो सरकार क्या करेगी, जनता की इच्छा के अनुसार शासन करेगी, ठीक ना। जनता का इच्छा होगा, जो जनता का डिमांड होगा, जो जनता का मांग होगा, उसकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेगी। और लोकतांत्रिक देशों में सरकारें नियम कानून से चलते, यानी कायदे कानून से चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो मेरा मन कर रहा है ना। मान ले अभी हमारे यहाँ बिल पास करना हो कोई, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी व्यक्ति का मन कर रहा है, हम शासक हैं, हम अपने मन से कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सरकार क्या होगी, कायदे कानून से चलती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ठीक, प्रच्छन्न या छिपी हुई का मतलब हुआ एक तरह से सामने नहीं है, सामने नहीं दिख रहा है कि वो बेरोजगार है, लेकिन पर्दा के पीछे एक तरह से क्या छिपा हुआ है, बेरोजगार तो है। यानी जब मान लिया ऐसा हो, ज्यादातर ये कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। तो मान लीजिए क्या चीज है कि अगर कोई काम, मान लीजिए कृषि में खेती, 5 भाई हैं, पांचों कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो खेती कर रहे हैं। ऐसा हो गया कि कभी कोई भाई जाता है खेत देखने, कभी कोई भाई जाता है खेत देखने, काम करवाने। ऐसा होता कि मान ली 2 भाई वहां से निकल कर चला गया दिल्ली काम करने, तब भी देख रहे हैं 3 भाई खेती किया, उत्पादन लगभग उतना ही हुआ। तो मतलब क्या था, वो 2 भाई जो पीछे थे वो क्या थे, एक तरह से बेरोजगार थे, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। यानी जब किसी कार्य विशेष को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं और वहां से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए, ठीक ना, कुछ लोगों को निकाल दिया जाए, तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये, या मान ले एकदम अल्प प्रभाव पड़ता है, नगण्य प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा जो अप्रत्यक्ष रूप से जो बेरोजगार होते हैं उसको कहते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा कि छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो जान लीजिए ये क्वेश्चन होगा, उत्तर हमेशा छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बाजार में नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बाजार में माने जहां खरीद बिक्री का काम होता है, वहां नियम कानून का जरूरत क्यों पड़ता है। जानिए, बाजार में नियम नहीं है कोई, आप गए कुछ भी दे दिया लोग बेचकर, आप गए खरीदने के लिए 20,000 का मोबाइल, रसीद नहीं काटना होगा, ठीक ना, आपको कोई गारंटी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कोई नियम कानून नहीं है, दे दिया डुप्लीकेट मोबाइल, चलेगा। तो यानी नियम विनियम का आवश्यकता क्यों पड़ता है हमको बाजार में, क्योंकि जो उपभोक्ता माने जो खरीदार है उसका सुरक्षा हो सके, ठीक ना। तो बाजार में नियमों विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए। और जान लिए, भारत में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए 1986, भारत में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए 1986 ईस्वी में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, यानी उसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट में कोपरा, बनाया गया। क्या चीज, तो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम यानी कोपरा बनाया गया। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कितना ईस्वी में भारत में बनाया गया, तो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, शॉर्ट में कहते हैं उसको कोपरा, कोपरा 1986 ईस्वी में बनाया गया। आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें।